मोहतरम स्पीकर साहब, पहले भी जब मीटिंग बुलाई गई थी उस वक्त भी और फिर आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दलितों की फलाह व बहबूद के लिए, उनकी माशी बदहाली को बेहतर बनाने के लिए जो भी इक़दामात हुकूमत अपनी जानिब से करेगी, या वो फिर दलित बंधु ही क्यों ना हो, हमने इसकी भरपूर और मुकम्मल तायीद की है। और आज भी मैं यहाँ खड़े होकर इस बात का फिर से अपनी पार्टी के जानिब से ऐलान करता हूँ कि हमारी पार्टी दलितों के साथ जो बरसा बरस से नाइंसाफ़ी की गई है, उसकी न सिर्फ कबूल करती है कि नाइंसाफ़ी हुई उनके साथ, बल्कि आज जो ये प्रोग्राम लाया गया है इसकी तायीद करती है। और उसके साथ ही साथ दूसरी बात, मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारी पार्टी की जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि आप कास्ट सेंसस करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुतालबा करें, जिस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि एक रेजोल्यूशन इस ऐवान में मंजूर करेंगे। तो मैं हमारे इस मुतालबे को कबूल करने पर चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और चंद क्लैरिफिकेशंस है जो आपके ज़रिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब से हासिल करना चाहूँगा इस दलित बंधु प्रोग्राम के लिए। सबसे पहली क्लैरिफिकेशन ये जानना चाहूँगा कि ये दलित बंधु स्कीम स्टैट्यूटरी स्कीम है या नॉन स्टैट्यूटरी है। दूसरी बात, क्या आप उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग देने के लिए कोई लेजिस्लेशन लाएंगे इस ऐवान में? सर मैं ख़त्म कर लूँ सब। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे राय लेना चाह रहा था। एक स्कीम के तहत इसको ऐलान करके चला रहे। अभी जो सब प्लान था उसको हमने स्टैट्यूटरी दर्जा दे दिया है। अक्सर क्या होता अकबर साहब, स्कीम्स के वास्ते कोई स्टैट्यूटरी दर्जा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम सब लोग एक राय करके अगर स्टैट्यूटरी दर्जा देना मुनासिब समझे तो आप अपना राय बताइए, हम इसको ज़रूर उसमें ला लेंगे। साहब, क़ानून पे उतना ज़्यादा मेरा उबूर नहीं है, ना ही उतना ज़्यादा काबिल हूँ, लेकिन यही ज़रूर समझता हूँ कि अगर हम बल्क में अगर कोई स्कीम को लाते हैं तो शायद उसके लिए कुछ मंजूरियाँ हासिल करना ज़रूरी होता है। खैर, हुकूमत का लीगल डिपार्टमेंट शायद बेहतर इस पे रहनुमाई कर सकता है और लीगल डिपार्टमेंट अपने मशवरे दे सकता है। सर, और उसके बाद में सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ब्रॉड गाइडलाइंस क्या आपने कुछ फिक्स की हैं बेनिफिशरीज़ को चुनने के लिए या नहीं? फिर उसके बाद में ये भी जानना चाहूँगा कि क्राइटेरिया क्या होगा एलिजिबिलिटी के लिए, या फिर इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं होगा एलिजिबिलिटी के लिए, इंक्लूडिंग इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के लिए? क्या आप सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशनल और इनकम पैरामीटर्स को एलिजिबिलिटी के वक्त क्या आप देखेंगे या उसको नहीं देखेंगे? और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मुकम्मल दलित फैमिलीज़ कितने हैं हमारी रियासत में, और इनमें से कितने दलित फैमिलीज़ को आप कवर करेंगे? क्या सारे फैमिलीज़ को लेंगे या फिर इसमें कोई एलिजिबिलिटी का कोई क्राइटेरिया बनाएंगे? और मैं ये भी
आपके ज़रिए चीफ मिनिस्टर साहब से जानना चाहूँगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर आपने कहा कि 15-15 घंटे मीटिंग हुई है। मैं जानता हूँ कि बहुत मेहनत हुई होगी आपकी ज़रूर इस पर। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इसमें फंड्स रिक्वायरमेंट कितना होगा, फेज़ वाइज ही करेंगे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, तो मुकम्मल फंड्स कितने होंगे, कितने फैमिलीज होंगे और कितने फेज में करेंगे? क्या हम ये बचे हुए 2.5 बरस या 2 बरस में इसको मुकम्मल करेंगे या फिर आने वाली हुकूमत भी इसको जारी रखेगी, वैसा हम कुछ कानून साजी करेंगे? फिर मैं ये भी जानना चाहूँगा, टाइम फ्रेम मैंने आपसे पूछा है, तो क्या टाइम फ्रेम इसके लिए आप मुकर्रर करते हैं? और फिर मैंने जब पूछा है कि ये स्टैट्यूटरी है या नॉन स्टैट्यूटरी है, उसकी वजह ये है कि मोहतरम स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐवान असेंबली में ये कहा कि जितने भी नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स SC STs को दिए जाते हैं वो सारे बेनिफिट्स मुसलमानों को भी देंगे। अगर ये नॉन स्टैट्यूटरी है तो क्या आप मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए भी दलित बंधु के इस प्रोग्राम की अमलावारी करेंगे? क्योंकि ऑनरेबल स्पीकर साहब, एक जियो जारी किया गया था चीफ मिनिस्टर साहब के ऐलान के बाद, और जियो में ये क्लियरली कहा गया कि ऑल नॉन स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स which are provided to STs and SCs will be provided to Muslim minorities। एक जियो है, मेरे पास जियो नंबर भी है, जियो कॉपी भी है। तो क्या आप मुसलमानों को भी इस जियो के तहत, आपके वादे के तहत, आपके ऐलान के तहत, क्या मुसलमानों को भी इसमें शामिल करेंगे या नहीं करेंगे? और सर, मैं ज़रूर इस बात का इकरार करता हूं कि दलित के साथ बहुत जुल्म हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, हक तलफी हुई, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट हो या फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो या कुंडू कमेटी की रिपोर्ट हो, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट हो या फिर आपकी बनाई हुई सुधीर कमेटी की रिपोर्ट हो, इन सारे रिपोर्ट्स ने ये बात साफ और वाज़े तौर पर कहा है कि SC STs से भी अगर कोई पिछड़े हुए हैं, पीछे हैं, तालीम के मैदान में, रोजगार के मैदान में या फिर माशी मैदान में, तो मुसलमान हैं। और एक स्टैटिस्टिक्स जमा किया गया, उसके बुनियाद पे इन्होंने कहा, शायद मैं मुस्लिम लीडर हूं, मुसलमानों की नुमाइंदगी करता हूं, जिस पे मुझे फख्र है, और मुसलमानों की आवाज बन के इस ऐवान में खड़े रहता हूं, मुझे उस पर नाज है। तो लोग बोलेंगे कि आप तो मुसलमान की पसमानदगी की बात करेंगे, लेकिन सच्चर कमेटी मेरी कमेटी नहीं थी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी मेरी नहीं थी, कुंडू कमेटी मेरी नहीं थी, सुधीर कमेटी भी मेरी नहीं थी। तो जब इन्होंने SC ST से पसमानदा मुसलमानों को बताया, तो क्या आप इनको देंगे या नहीं देंगे? मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कहा कि बजट बढ़ाया गया। खैर, जो भी वजह थी मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, बोलना नहीं चाहता। कल के बहस में आप नहीं थे, रहते तो शायद हमको और कुछ इंसाफ मिल जाता, क्योंकि जब तक मिनिस्ट्री आपके साथ थी तो हमारे साथ इंसाफ हो रहा था, फंड्स मिल रहे थे। लेकिन अब बहुत बुरा हाल है, चाहे वो माइनॉरिटी वेलफेयर हो, 1.5 लाख दरखास्तें 15 से हैं, और वक्फ बोर्ड का बुरा हाल है। आप जानते हैं किस तरीके से औकाफी जायदादें जा रही हैं, तबाह हो रही हैं, मुसलमान बेरोजगार है, आप जानते हैं। मैं इन सारी चीज़ों को रखते हुए, ख़त्म करते हुए यही बात कहूँगा कि मुसलमानों के साथ भी इंसाफ करना है, मुसलमानों को भी इस मुल्क की, इस रियासत की तरक्की का हिस्सेदार बनाना चाहिए। अगर जब तक हमको इस बात का एहसास नहीं होगा
कि हम भी इस डेवलपमेंट के हिस्सेदार हैं, हम भी इस तरक्की के हिस्सेदार हैं, तो उस वक्त तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा। और एक अहम बात आखिर में करते हुए खत्म करूंगा स्पीकर सर, रूरल और अर्बन एरियाज में चाहे वो स्कॉलरशिप्स होने दीजिए, उसके लिए 2 लाख और 1.5 लाख है SC, STs और माइनॉरिटीज के लिए। अब मेरा सवाल यह है चीफ मिनिस्टर साहब से, जब आप दलित को 10 लाख दे रहे हैं तो 10 लाख का इनकम उनके पास आ गया, तो क्या वो स्कॉलरशिप से महरूम हो जाएंगे, या उनको आपके 10 लाख के मिलने के बाद भी स्कॉलरशिप मिलेगी? और एक बात यह पूछना चाहूंगा सर कि चीफ मिनिस्टर साहब और TRS हुकूमत ने यह वादा किया था कि 3 एकड़ जमीन दलितों को दी जाएगी, तो ये 10 लाख देने के बाद क्या आप उनको जमीन देंगे, या वह जमीन देने का काम आप बंद कर दिए हैं या खत्म हो गया है? और दलितों को जमीन देने के लिए एक एवरेज 7 लाख रुपए मुकर्रर किया गया था, जमीन खरीद कर अगर देना है तो उस हिसाब से 3 एकड़ के हिसाब से 21 लाख। तो आप 21 लाख क्यों नहीं दे रहे हैं उनको? अगर जमीन नहीं दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो 10 लाख क्यों दे रहे हैं? स्कॉलरशिप इनकी बाकी रहेगी या नहीं रहेगी? इनको मिलेगी या नहीं? ये अहम बातें हैं और मैं ये बात रिकॉर्ड में आकर कहना चाहता हूं कि आपने जो भी दिया है, जो भी किया है, इसके लिए हम मुसलमान आपके ममनून हैं, मशकूर हैं, और 2018 के इंतखाबात में मुकम्मल आपका हमने साथ दिया। लेकिन 18 के इंतखाबात के बाद पुरानी स्कीम जितनी थी उस पर मौसर अमलावरी नहीं हो रही है, मुकम्मल अमलावरी नहीं हो रही है, और आपके कई वादे आज भी पूरे नहीं हुए हैं, और फिर 19 के बाद कोई नया ऐलान नहीं हुआ। उम्मीद करता हूं कि हमारे साथ इंसाफ होगा और नाइंसाफी नहीं होगी। जो काम 14 से लेकर 18 तक हुआ, उससे ज्यादा काम 18 से लेकर आने वाले इंतखाबात में मुसलमानों के साथ होगा, यह मेरी उम्मीद है। అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ఏవైతే అడిగినారో అన్ని చెప్పిన అధ్యక్షుని. He was not there in the house. I have clarified every one point which he has asked. Number 1. Number 2, एक बात हम साफ कह दिए हैं और कहते भी रहेंगे, कहेंगे भी, इसमें आपको कोई शक की जरूरत नहीं है। दलित बंधु 10 लाख दिए जाने के बाद हर वो कार्यक्रम अब दलित के लिए जो जारी है वो मुसलसल चलता रहेगा। उनसे ना रेशन कार्ड छीनेंगे, ना स्कॉलरशिप छीनेंगे, ना कोई चीज़ छीनेंगे, वो चलता रहेगा। इसमें आपको किसी को कोई शक का जरूरत नहीं है। अब रहा 3 एकड़ का बात, हमने कभी वो वायदा किया ही नहीं। हाँ, ये बात सच है। कुछ लोग कहते हैं ऐसे ही। जब दलितों की तरक्की की बात हो रही थी, मैंने असेंबली में कहा है, आई एम ऑन रिकॉर्ड, हमने ये कहा अगर जमीन ज़रायती दिया जाता है किसी भी शख्स को या किसी फैमिली को, चाहे दलित हो कोई भी हो, जो सो कॉल्ड लैंड असाइनमेंट है, गुज़िश्ता सरकारों ने जो असाइनमेंट किया है वो मोस्ट अनसाइंटिफिक है। अगर दिया भी जाता है सरकार की तरफ से, क्यों दिया जाता है? वो एक इकोनॉमिक यूनिट बने, उस फैमिली की तरक्की के लिए काम आए। लेकिन इस प्रकार का असाइनमेंट दिया गया, किसी को 2.5 एकड़ दिया, किसी को 1 दिया, किसी को आधा एकड़ दिया, लेकिन समझा जाता था ये, इट वॉज क्लियरली अंडरस्टूड बाय द स्टडीज that the minimum agriculture land should be 2.5 to 3 acres. उसको लेके मैंने ये कहा था जरूर कि अब से जो भी जमीनात दलितों के लिए दिया जाएगा, उनके पास एकड़ है तो 2 एकड़ खरीद के दिया जाएगा, 2 एकड़ है 1 एकड़ खरीद के दिया जाएगा, 1.5 एकड़ है तो और 1.5 एकड़ दिया जाएगा। ये मैंने वादा किया था। हमारे मैनिफेस्टो में भी यही लिखा हुआ है। हम जो भी करते हैं अकबर साहब यूं ही नहीं करते, सोच समझ के करते हैं, बिल्कुल समझ के करते हैं, समझदारी से करते हैं। और उसको हमने प्रयास चलाया। 7 लाख हमने कोई यूनिट नहीं बनाया था, खरीदते खरीदते किसी जगह खम्मम जिले में ही
7 लाख भी एक एकड़ के लिए देना पड़ा उस समय, तो उस प्रकार से भी कुछ लोगों को दिए। उस प्रकार के प्रयास में एक 16,000 एकड़ हमने अभी तक दलितों को दिया है। इसके बाद में आज के हालात में जमीन ना मिल रही है, ना सरकार के पास बची हुई है जितना ज़्यादा सबको दे सके। सब खत्म कर दिया असाइनमेंट्स में पीछे। इससे पहले भी आपके आने से पहले भट्टी विक्रमार्का साहब बोल रहे थे कि असाइनमेंट कमिटीज नहीं बैठे, जमीन है तो असाइनमेंट कमिटी है, जमीन है ही नहीं। सरकार खुद अक्वायर कर रही है अपने जरूरियात के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए, लाखों एकड़ अक्वायर करना पड़ रहा है सरकार को। तो ये जमीन के हालात है। और उनको 10 लाख का बेनिफिट मिलने के बाद जरूर आज जो चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 10 लाख से ही उनका घर सोना हो जाएगा। एक रास्ता बनेगा उनका तरक्की का। चलते चलते फिर हम ही लोग बात करेंगे इसी हैवान में, डेफिनेटली रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम निर्णय लेंगे उस प्रकार का। लेकिन अब जो भी उनके लिए जारी है, वो स्कॉलरशिप हो, रेशन कार्ड हो, कोई और सुविधा हो, वो चलता रहेगा। कोई किसी चीज़ को उनसे लिया वापस नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात यह है, जहाँ तक मुसलमानों की बात है, पहले से बहुत बेहतर तरीके से हमारे सरकार काम कर रही है। वो तालीमी मामले में हो, कुछ और मामले में हो, हम काम कर रहे हैं। कुछ हद तक उसके नतीजे भी पाए जा रहे हैं। स्कॉलरशिप में भी बढ़ोतरी दिए, IAS IPS कंपटीशन के लिए उनको पैसे दे रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए भी दे रहे हैं, कहीं अन्य जगह भी दे रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है, हम सबको गौर करना है। बजट में कुछ कटौती हुई, स्कीम्स में कुछ कटौती हुई, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सबके लिए हुआ है। बिकॉज ऑफ कोरोना इट हैज़ वेरी बैडली हिट अस। लेकिन अभी हमारा ग्रोथ फिर से जोर पकड़ा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो हम वायदा करते हैं डेफिनेटली उसको निभाते हैं। थोड़ा समय लगेगा आगे पीछे, और कोरोना जैसा में तो कई रियासत है जो अभी भी प्लेस में नहीं है। हम खुशकिस्मत लोग हैं, हम प्लेस में आ गए हैं, अभी तरक्की जोर पकड़ा है। तो हम प्रार्थना करेंगे खुदा से, भगवान से, कि ये जारी रहे और फिर से हमारे कार्यक्रम जो हम तय कर रहे थे देने के लिए वो देंगे। और दूसरी बात यह है, मुसलमानों को भी दलित बंधु जैसा कार्यक्रम आएगा, जरूर आएगा। थोड़ी सी सब्र की जरूरत होती है। सबसे बॉटम लाइन में यह बात बिल्कुल सच है, जिन कमिटियों का और उन कमिटियों का सिफारिशों का आपने जो जिक्र किया है बिल्कुल सच है। चाहे वो कुंदू कमेटी हो, सचर कमेटी हो, सुधीर कमेटी हो, जो भी कमेटी है, उन्होंने साफ बताया है कि मुसलमानों के हालात भी बहुत ही ख़राब है, गरीब है। वहाँ भी सरकार का देखने की ज़रूरत है। हम उसी नज़रिया से कार्यक्रम को शुरू किया है। आप जानते हैं बजट को भी बढ़ावा दिया है, हर चीज़ दिया है। आगे चल के सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बाकी लोगों में भी जो भी गरीब से गरीब है, थोड़ी सी सब्र की ज़रूरत होती है। जो कि हम नया रियासत है, काम चल पड़ा है, कुछ नतीजा हमने करके दिखाया है। जो हमने कहा दिखा। बिजली की जो किल्लत थी रियासत में, उसको हटा दिया हमने। आज बिजली सबको 24 घंटा मिलता है, हर चीज़ को मिलता है, हर घर को मिलता है। ऐसे ही पीने की पानी की काफ़ी किल्लत थी, उसको हटा दिया हमने। आज गाँव हर तांडे में, हर जगह, जंगल में भी जो हैबिटेशन है उनको भी मिलता है, आप बखूब जानते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे किसान, सिर्फ 12 लाख का जो हमारा उगाई थी, हमारा मतलब फसल आता था 12 हज़ार करोड़ का। रिजर्व बैंक ने भी बताया, केंद्र सरकार ने भी बताया, मरकज़ के सरकार ने भी बताया कि तेलंगाना के किसान का जो प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पैडी का वैल्यू है 50,000 करोड़ है। आज हमारे ज़राअत भी सेटल हो गया है, किसानों का खुदकुशियाँ भी बंद हो गए हैं। हम बहुत खुश हैं। जिस हालात में हम रियासत को लेके चल रहे हैं आपके साझेदारी से, बिल्कुल आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही चलेंगे और आगे भी सबके तरक्की के लिए काम करेंगे। ये मैं ज़रूर जानता हूँ, मुसलमानों में भी काफ़ी पसमानदगी है, काफ़ी गरीबी है, उसको हटाना है, हमारा फ़र्ज़ बनता है। और हम ये देखना चाहते हैं, मैं एक बात आपको पक्का कहता हूँ, हमारे दिल से कहते हैं कि तेलंगाना के हर शख्स के चेहरे पे एक सुनहरा तेलंगाना नजर आए, एक अच्छा मतलब हंसता खिलता फुलता हर फैमिली, वो चाहे मुसलमान हो, दूसरे हो, दलित हो, हमारे BC भाई हो, हमारे OC में गरीब हो, हर किसी को मिलना चाहिए। चलते चलते वो हो जाएगा।
सब्र की ज़रूरत होती है। अब दलितों के लिए आपने एक सवाल पूछा मुझे, हमारे जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक हमें ये फिगर मिला है कि हमारे 1,03,00,000 फैमिलीज तेलंगाना में है, जिनमें से 17.5% दलित फैमिलीज है, यानी कि 17 लाख के ऊपर 18 लाख, नियर टू क्लोज टू 18 लाख दलित फैमिलीज है। क्राइटेरिया आप पूछ रहे थे, सिर्फ दलित होना ही क्राइटेरिया है। जिस किसी को छोटी मोटी नौकरी है, उन्होंने उतना अमीर तो नहीं बन गया, तो इसलिए द क्राइटेरिया हमने रखा कि दलित फैमिली होना चाहिए, सिर्फ दलित है तो बस है। दूसरी बात यह है, कुछ अच्छे भी दलित लोग हैं हमारे पास जो हुजूराबाद सेगमेंट में हम अमल कर रहे हैं। एक इंसान का नाम है मिस्टर सोटाला मोहन राव, दलित है। दूसरा शख्स का नाम है कर्रे नरसिम्हा स्वामी। ये दोनों भी सरकारी मुलाजिम थे, दोनों भी रिटायर्ड एम्प्लॉइज है। उन्होंने गिव इट अप कर दिए, हमसे बेहतर किसी को और को दीजिए, इसलिए कि हम ऑलरेडी धनवान हैं। ऐसे दलितों में कुछ धनवान लोग होंगे, दे विल सर्टेनली कम फॉरवर्ड। दलित IAS ऑफिसर होंगे, दलित बिजनेसमैन होंगे, दे विल नॉट टेक दिस। आई बिलीव इफ दे आर कमिंग फॉरवर्ड इट इज़ वेलकम। ये 2 लोग आए हुजूराबाद में, अभी जहाँ इंप्लीमेंट हो रहे हैं, और भी कुछ लोग आ सकते हैं, तो इसलिए मैं उनको भी थैंक्स देता हूँ। दलित होना ही इसका क्राइटेरिया है, जो कि सारे के सारे गरीब है। आप जानते हैं 95%, 96% तक गरीब लोग हैं। कुछ लोगों को जो सरकारी मुलाजिम मिला, ऐसे लोग कुछ उनका थोड़ा बहुत हालत ठीक है। ये बात फिर एक बार मैं दोहराना चाहूँगा, कल विस्तार रूप में आपने चर्चा किया, मैं किसी और वजह से नहीं था, पूरे मेरे पास रिपोर्ट आ गई है। जो जो बातें आपने रखा था हैवान में, उन सारे चीज़ों पे गौर करेंगे और आपसे डिस्कस भी करेंगे। मुझे एक मीटिंग भी बुलानी है कुछ दिनों में, मीटिंग में भी विस्तार रूप से हम बात करते हैं। जो काम निकल गया है ठीक है, जो बात रह गया है उसको किस प्रकार से निपटाया जाए, चाहे वो पुराने शहर के हो, हमारे मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक से हो, ज़रूर इन चीज़ों पर गौर करेंगे। मैं इतना आपको यकीन दिलाता हूँ। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपके ज़रिए चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुकम्मल जवाब दिया और मुसलमानों की पसमानदगी को तस्लीम किया, और फिर अक़लियती बहबूद के ताल्लुक़ से जो भी कमियां हमने पेश की थी कल, उसको भी इत्तला है कहा। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से सिर्फ एक ही बात कहता हुआ रुखसत हो जाऊंगा कि माइनॉरिटी वेलफेयर का बहुत बुरा हाल है। आपसे मैं अदबन दरख्वास्त करूंगा कि जल्द अज जल्द आप एक मीटिंग अगर तलब करके सारे महकमे के लोगों के साथ आपकी मौजूदगी में, और मुझे भी अगर उसमें मदऊ करें, तो हम तफसीलात रखेंगे ताकि हम और बेहतर से बेहतर काम कर सकें और जो कमियां हैं उसको पूरे कर सकें। शुक्रिया। ने कह दिया है अकबर साहब का जो काम बात हुआ अभी, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। ज़रूर जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा कि दशहरे के थोड़ा आगे पीछे में मीटिंग बुला लेते हैं, उसमें पूरा चर्चा करते हैं, जो कि हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एड्रेस द पॉवर्टी ऑफ आवर मुस्लिम कम्युनिटी। बिल्कुल मैं बुलाऊंगा और आपको भी स्पेशली बुलाऊंगा, आप लोग आ जाइए, बैठ के बात करते हैं। जो काम हमें अटेंड करने हैं, जो प्रायोरिटाइज करके, उसमें टॉप प्रायोरिटी जो होता है उस पर हम काम शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एक बात ये सच है, कई देशों में देखा जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर, द सब्जेक्ट विच इज रेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द होल कम्युनिटी, होल रियासत एंड कंट्री। हर देश में, हमारे बगल में जो म्यांमार है, वहां पे भी दिया जाता है कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, आप कौन है तो मैं ये हूं। ये हमारे पास नहीं है, बड़ी मुश्किल से एक आधार कार्ड आया, उसको भी बात कोर्ट नहीं मानते हैं, बात बार इनकार होता है, बड़ा अजीब सा लगता है। ये इसलिए ज़रूरी है, इससे पहले भी किसी भाई ने पूछे, अब भी इसका भी डिमांड हो रहा है कि कैस्ट तौर पर या किसी और तौर पर हमारे पॉपुलेशन का हिसाब किताब, एक सही हिसाब हमारे पास होना चाहिए। Because sir, with my vast experience in the administration, all kinds of nonsense speaks
in the absence of proper statistics. अभी मैं पढ़ रहा था, आप नहीं थे, हम समझ रहे 15% हमारे दलित है, लेकिन अब 17.5 क्लोज टू 18% है, कई अजलाओं में 25% भी है। तो इन चीज़ें जब साफ समझ में नहीं आए सरकार को, तो उनके साथ इंसाफ नहीं हो सकता। 100% we will pass a resolution in the House demanding the government of India for taking up the caste census. Thank you, sir. Raghurandan.